और वहीं पे कैपिटल रिसिप्ट्स में 3 आ जाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करेगी वो अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में पढ़ेंगे। ना तो क्या होगा इंक्रीज़ होगा लाइबिलिटीज़ में और ना ही क्या होगा रिडक्शन होगा एसेट्स में। तो तुम्हारी क्या हुई, जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस हो, वो जो रोड है वो किसी का पर्सनल थोड़ी ना है, ठीक है। तो किसी का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो नहीं लगता है खादी आइटम्स पे। तो फिर वो जो लेफ्ट आउट प्रॉपर्टी है वो फिर गवर्नमेंट की हो जाती है। उनके जो भी शेयर्स हैं या तो उनको पूरा ही बेच दिया या फिर उनका कुछ पार्ट अगर सरकार ने बेचा है, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ये सरकार की। स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ बजट, ठीक है। पिछली वीडियो में हम बजट पढ़ चुके हैं, बजट क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि बजट के कंपोनेंट्स क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट इसमें आ जाएगा रेवेन्यू बजट और सेकंड इसमें आ जाएगा कैपिटल बजट, ठीक है। अब रेवेन्यू बजट क्या होता है, तो रेवेन्यू बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ठीक है। यानी कि एक फिस्कल ईयर में या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे और जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगे उनका जो स्टेटमेंट होगा वो हम उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बजट बोलेंगे, ठीक है। वहीं पे कैपिटल बजट, व्हाट इज़ कैपिटल बजट, कैपिटल बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ठीक है। यानी कि वही कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिला के हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बजट, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट में दो आएंगे, क्या 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 आएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और कैपिटल बजट में क्या आ जाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। दूसरे तरीके से भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स है और कैपिटल रिसिप्ट्स है उनको एक जगह रख दो, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनको एक जगह रख दो, ठीक है। तो अगर अपन सिर्फ बजट रिसिप्ट्स की बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे, दोनों रिसिप्ट्स आ जाएंगी, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ जाएंगी और कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो अपन ऐसे भी बना सकते हैं कि बजट रिसिप्ट्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स में भी दो आते हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। और वहीं पे कैपिटल रिसिप्ट्स में 3 आ जाएंगे, ठीक है। पहला बोरोइंग्स, दूसरा रिकवरी ऑफ लोन्स, तीसरा अदर रिसिप्ट्स, ठीक है। टैक्स रिसिप्ट्स में भी 2 आ जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जीएसटी एंड बीसीडी, ठीक है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, लाइसेंस फीस, शीट्स, फोर फीचर्स, इंटरेस्ट, फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, स्पेशल असेसमेंट, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। और वहीं पे फिर एंड में बजट एक्सपेंडिचर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। बजट एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब अपन इन सबको डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब इन सबको डिटेल में स्टडी करने से पहले अगर मैं शॉर्ट में ऐसे समझाऊँ कि रेवेन्यू और कैपिटल में मेन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखो, अगर जैसे तुमने कोई कार परचेज़ करी है, ठीक है, तो वो कैपिटल के अंदर आएगी, ठीक है। और वहीं पे अगर जो कार है, ठीक है, उसमें अपन पेट्रोल डलवाएंगे, उसका मेंटेनेंस कराएंगे, ठीक है, हर महीने, तो वो जो मेंटेनेंस और पेट्रोल वगैरह है, उसका रिपेयर्स वगैरह है, वो सब किस में आएंगे, वो सब रेवेन्यू में आ जाएंगे, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। और वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा अपना, जो कि अपन ने कार परचेज़ करी है, ठीक है। वहीं पे अगर कोई कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स होंगी तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाएंगी, ठीक है। गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट के जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो सब किस में आ जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे अपन बात करेंगे कि गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट्स में बात करेंगे कि, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में अपन बात करेंगे कि गवर्नमेंट के पास कहाँ से जो है पैसे आते हैं, ठीक है। सो टैक्स रिसिप्ट से आते हैं, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट से आते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लगाती हैं लोगों पे। और वहीं पे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ये सब आ जाएंगे, ठीक है। वहीं पे कैपिटल रिसिप्ट्स में जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी किसी से, तब फिर गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, ठीक है। तो ये इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। वहीं पे गवर्नमेंट जो है वो कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करेगी वो अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट इसमें आ जाएगा बजट रिसिप्ट्स, ठीक है। बजट रिसिप्ट्स क्या होती है, एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ठीक है। एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट को जितने भी सोर्सेज से मनी रिसिप्ट्स हुई हैं उनको उन सबको मिला के अगर अपन
एस्टिमेट करें तो वो क्या बन जाएंगे, बजट रिसिप्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब बजट रिसिप्ट्स में फर्स्ट आता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू है यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिकरिंग या फिर रेगुलर इन नेचर होगा। ठीक है, यानी कि बार बार हमें करना पड़ेगा। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। ठीक है, रेगुलर हम करेंगे। ठीक है, कि बार बार होंगी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। चलो, अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती क्या है, रिसिप्ट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि क्या हुआ कि ऐसी रिसिप्ट्स जो कि ना तो क्रिएट करती हैं कोई लाइबिलिटी, ठीक है, और ना ही कॉज एनी रिडक्शन, यानी कि कोई रिडक्शन भी नहीं होता एसेट्स में, उनको अपन क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर अपन इसको दूसरे तरीके से समझें तो ना तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा लाइबिलिटीज़ में, और ना ही क्या होगा, रिडक्शन होगा एसेट्स में। ठीक है, ना तो लाइबिलिटीज़ में प्लस होगा और ना ही एसेट्स में माइनस होगा। सेटिस्फाइज बोथ कंडीशंस। ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नहीं, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, कि ना तो लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होगा और ना ही एसेट्स में रिडक्शन होगा। ठीक है, इसके क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स के, फीस, फाइन्स, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, अब देखो, फीस जो है, फीस और फाइन्स जो है वो गवर्नमेंट ने क्या करी, लोगों से इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हो तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो। ठीक है, तो अब ये देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, फीस, फाइन्स, ये सब क्या है, ये सब रिकरिंग नेचर के हैं। ठीक है, बार बार जो भी लोन दिया होगा उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट के पास आता ही रहेगा, और फाइन्स तो गवर्नमेंट जो है कितने लगाती है लोगों पे। ठीक है, तो ये रिकरिंग नेचर के हो गए। ठीक है, रेगुलर नेचर के हो गए, रिपीटिंग नेचर के हो गए। और दूसरा अगर अपन देखें तो इससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट को ऐसा थोड़ी ना है कि इंटरेस्ट लेके फिर उसके बाद वापस से उन लोगों को देना है, या फिर फ़ाइन ले लिया और फिर वापस से लोगों को देना है, तो ये कोई लाइबिलिटी तो इंक्रीज़ हो नहीं रही है इससे। ठीक है, गवर्नमेंट के पास फ़ीस आई है, ठीक है, फ़ाइन्स आए हैं, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इसमें एसेट्स का कोई रिडक्शन तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए फ़ीस, फाइन्स, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब किस में आ जाएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है, चौथा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो पब्लिक एंटरप्राइजेस में आती है। ठीक है, तो उनका अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट से भी आपकी ना तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और ना ही एसेट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, और टैक्सेस हैं। ठीक है, टैक्सेस भी, टैक्स जो कि गवर्नमेंट लगाती है उससे क्या हो रहा है, नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी। ठीक है, उससे कोई भी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है और ना ही कोई एसेट्स में रिडक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएंगे। ओके, अब जैसे मान लो दोनों कंडीशंस जो है वो अपने को सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, दोनों कंडीशन अपने को सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ना तो लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होगा और ना ही एसेट्स में रिडक्शन होगा। ठीक है, तो अब देखो कि अमाउंट बोरोड बाय गवर्नमेंट, अमाउंट बोरोड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने किसी से अमाउंट जो है वो बोरो किया है, गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया है, तो क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएगा, तो नहीं, ये बिल्कुल भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दिस क्रिएट्स लाइबिलिटी टू रीपे। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोरो किया है, किसी से लोन लिया है, तो गवर्नमेंट को वापस से पैसे रिटर्न तो करने पड़ेंगे ना, तो ये क्या है, ये एक लाइबिलिटी बन जाती है। तो लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो गया ना, इसका मतलब अमाउंट बोरोड बाय गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में नहीं आएगा। ठीक है, वहीं पे अगर अपन टैक्सेस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट ही नहीं हो रही थी, तो इसीलिए ये जो टैक्सेस हैं ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि भाई एसेट्स में कोई रिडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो एसेट्स में रिडक्शन कब होगा, जब रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है, यानी कि पब्लिक एंटरप्राइज यानी कि गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ हैं, एंटरप्राइजेज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके अगर कोई जो शेयर्स हैं, ठीक है, उसके जो भी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, उनको अगर बेचा, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि पैसे आएंगे गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट के जो शेयर्स थे गवर्नमेंट के पास, वो गवर्नमेंट की एसेट्स थे। अब तुमने जो तुम्हारी जो एसेट्स थे, जो तुम्हारे पास शेयर्स थे, वो तुमने बेच दिए। ठीक है, तो तुम्हारी क्या हुई, जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो इसीलिए ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में नहीं आएगा। ओके, अब अपन रेवेन्यू रिसिप्ट्स के टाइप्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा टैक्स रेवेन्यू, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, टैक्स क्या होते हैं, टैक्स रेफर्स टू द टोटल सम ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम
टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज़ इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जितनी भी गवर्नमेंट को रिसिप्ट्स हो रही हैं उन सब का टोटल कर लो, कहाँ कहाँ से टैक्सेस जितने भी गवर्नमेंट इम्पोज करती है उनसे, या फिर जितनी भी ड्यूटीज़ वगैरह इम्पोज करती है गवर्नमेंट उन सब का रिसिप्ट्स का टोटल करेंगे तो टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू जो है ये यूनिलेटरल है, यानी कि वन साइडेड है, यानी कि जो भी लोग हैं, जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट को देती है, ठीक है। तो वन साइडेड हुआ, ठीक है, यूनिलेटरल हुआ। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट वापस से रिटर्न भी करती है टैक्सेस को, नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये वन साइडेड है। दूसरा क्या है, ये कंपलसरी होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अगर कहीं पे टैक्स लगा दिया है तो वो कंपलसरी है, लोगों को देना ही पड़ेगा। तीसरा क्या पॉइंट आ जाएगा, कॉमन बेनिफिट, यानी कि नो डायरेक्ट बेनिफिट। इससे क्या होता है, किसी भी सिंगल पर्सन ने अगर जैसे टैक्स पे किया तो उसको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा, उसको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे कॉमन बेनिफिट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे टैक्स लेती है लोगों से, तो फिर उससे कंस्ट्रक्शन करती है रोड्स का, बिल्डिंग्स का, डैम्स का, तो यही कॉमन बेनिफिट है। वो जो रोड है वो किसी का पर्सनल थोड़ी ना है, ठीक है। तो किसी का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता है इससे। और चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ये जो टैक्स है ना वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ से आती है, तो वो टैक्स से आती है, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू से आती है। ठीक है, अब टैक्स रेवेन्यू में भी दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी फटाफट से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाएगा, इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी, इनकम एंड इंडिविजुअल कंपनीज, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स किस पे इम्पोज करते हैं, प्रॉपर्टी पे, और जो भी इंडिविजुअल है या फिर जो भी इंसान है, जो कंपनीज़ हैं उनकी इनकम पे, ठीक है। ये डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स तो किस पे इम्पोज करते हैं, प्रॉपर्टी और इनकम पे, इंडिविजुअल और कंपनीज़ की। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे इम्पोज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन और एंटिटी, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो अपन किसी पे भी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। जिस भी इंसान की प्रॉपर्टी है या फिर जिस भी इंसान की इनकम है या फिर जिस भी कंपनी की प्रॉपर्टी है या किसी भी कंपनी की इनकम है, उसी पे डायरेक्ट टैक्स लगेगा, ठीक है। उसका बर्डन आप किसी दूसरी कंपनी पे या दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो। वहीं पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनका बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन और एंटिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इनकम लेवल एंड परचेजिंग पावर एंड हेल्प चेंज एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। यानी कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों का इनकम लेवल और परचेजिंग पावर, ठीक है। और एडीबी इससे चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं इनकम थ्रू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। कुल मिलाकर के डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं इनकम लेवल को, और इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं इनकम लेवल को, ठीक है। नाउ डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि लाइबिलिटी टू पे, यानी कि इम्पैक्ट, एंड एक्चुअल बर्डन यानी कि इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम पर्सन, ठीक है। यानी कि इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स लाइज ऑन द सेम पर्सन, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में लाइज ऑन डिफरेंट पर्सन, ठीक है। यानी कि इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स लाइज ऑन डिफरेंट पर्सन, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है कि लाइबिलिटी टू पे, यानी कि कौन जो है वो पे करेगा, ठीक है, किसकी लाइबिलिटी है पे करने की। और इंसिडेंस मतलब क्या होता है कि एक्चुअल बर्डन किस पे पड़ रहा है, ठीक है। एक है कि किसको देना चाहिए, किसकी लाइबिलिटी है पे करने की, और एक है एक्चुअल बर्डन किस पे पड़ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, डेथ ड्यूटी है, कैपिटल गेन्स टैक्स है। ये सब किसके होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के होते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल ही इनको पे करेगा, यानी कि लाइबिलिटी और एक्चुअल बर्डन दोनों किस पे है, एक सिंगल इंडिविजुअल पर है, ठीक है। यानी कि इम्पैक्ट पर इंसिडेंस सेम पर्सन पे लाई करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे जीएसटी है, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसकी लाइबिलिटी टू पे तो किसकी होती है, दुकानदारों की होती है, ठीक है, कीपर्स की होती है, होल सेलर्स की होती है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जो बर्डन है वो किस पे शिफ्ट कर देते हैं, पर्सन पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स पे शिफ्ट कर देते हैं। वो लोग कंज्यूमर्स से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं और फिर उसमें से काट के जो है गवर्नमेंट को देते हैं आगे, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि जीएसटी में जो बर्डन है वो तो किस पे आया, कंज्यूमर पे आया,
ठीक है। और जो लाइबिलिटी टू पे था वो किसने करा, वो शॉपकीपर ने करा। लाइबिलिटी किसकी थी पे करने की, इम्पैक्ट किस पे था, शॉपकीपर पे था, लेकिन उसने एक्चुअल बर्डन या फिर इंसिडेंस किस पे डाल दिया, कंज्यूमर पे डाल दिया, हम लोगों पे डाल दिया। ठीक है। ऐसा ही सेम BCD में होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी में होता है। ठीक है। कस्टम ड्यूटी मतलब कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तब लगाया जाता है वो टैक्स, उस टैक्स को अपन बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है। फिर सेंट्रल एक्साइज या फिर सेंट्रल एक्साइज टैक्स, ठीक है, या फिर वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी किस में आते हैं, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एक्साइज ऑन लिकर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ठीक है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी अवॉइडेड। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स को आप अवॉइड कर सकते हो। कैसे अवॉइड कर सकते हो, बाय परचेजिंग गुड्स फ्रॉम खादी ग्राम उद्योग आइटम्स। ठीक है। यानी कि अगर आप जो गुड्स हैं वो कहाँ से परचेज़ कर रहे हो, खादी ग्राम उद्योग से परचेज़ कर रहे हो, तो उस पर आप अवॉइड कर सकते हो। नो इनडायरेक्ट टैक्स ऑन खादी आइटम्स। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो नहीं लगता है खादी आइटम्स पे, तो इसीलिए अगर आप खादी के आइटम्स जो है वो परचेज़ कर रहे हो तो आप इनडायरेक्ट टैक्स को अवॉइड कर सकते हो, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ओके। अब अगर अपन नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है। टैक्स रेवेन्यू में सारे टैक्सेस और ड्यूटीज़ आ रही थी जो भी गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही थी, लेकिन नॉन नॉन टैक्स में क्या हो जाएगा कि रेफर्स टू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ द टैक्स रिसिप्ट्स। ठीक है। यानी कि टैक्स रिसिप्ट्स को अगर अपन हटा दें तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। इसके जितने भी सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाएगा इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट रिसीव्स इंटरेस्ट फ्रॉम लोन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, जनरल पब्लिक, प्राइवेट एंटरप्राइजेज, यूनियन टेरिटरीज, यूटीज़। ठीक है। अब इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट को कहाँ से मिलेगा, ठीक है, कौन देगा गवर्नमेंट को इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स जिसने गवर्नमेंट से लोन लिया होगा। ठीक है। अब गवर्नमेंट से कौन कौन लोग लोन लेते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स लेती है, हम लोग लेते हैं, पब्लिक लेती है, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो लेती हैं, या फिर यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो लेती हैं। ठीक है। तो वो जब लोन लेंगे और फिर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देने आएंगे तो वो किस में काउंट होएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में काउंट होएगा। ठीक है। सेकेंड जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। ठीक है। अब गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स कहाँ से होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं PSU से। ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से होते हैं। अगर PSUs के प्रोडक्ट्स जो है वो बिक गए हैं, ठीक है, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ PSUs, तो इससे गवर्नमेंट को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है। गवर्नमेंट को डिविडेंड्स कहाँ से मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज। ठीक है। गवर्नमेंट ने अगर किसी भी अदर कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो फिर उस भी जहाँ पे भी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो फिर वो गवर्नमेंट को डिविडेंड भी देंगे, राइट। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में क्या क्या आ जाता है, इंडियन रेलवेज, LIC, भेल। ठीक है। भेल का फुल फॉर्म क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है। हेवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि जितनी भी मेटल का काम होता है, ठीक है, जितनी भी हेवी इंडस्ट्रीज़ है वो सब भेल में आती हैं। ठीक है। LIC का फुल फॉर्म तो पता ही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है। और इंडियन रेलवेज़, यानी कि जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट की हैं वो सब किस में आती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आती हैं। ठीक है। थर्ड सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आ जाएगा, फ़ीस। ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है वो फ़ीस चार्ज करती है, किससे चार्ज करती है, कोर्ट फ़ीस हो सकती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो सकती है, इम्पोर्ट फ़ीस हो सकती है, एक्सेट्रा। ठीक है। चार्जेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है। गवर्नमेंट अगर किसी को भी सर्विस दे रही है तो वो फ़ीस चार्ज करती है, तो वो फ़ीस जो है वो किस में आ जाएगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ जाएगी। फोर्थ आ जाएगा लाइसेंस फ़ीस। लाइसेंस फ़ीस कौन लोग देते हैं, फॉर कीपिंग गन। ठीक है। अगर किसी ने गन रख रखी है तो फिर मतलब वो सरकार की गन का यूज़ कर रहा है, ठीक है, सर्विस है एक तरीके से, तो उसको लाइसेंस फ़ीस देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ जाएगा लाइसेंस फ़ीस भी। लाइसेंस फ़ीस मतलब पेमेंट चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग। ठीक है। लाइसेंस दिया है किसी चीज़ का, यानी कि किसी चीज़ को रखने की आपको परमिशन मिली है, राइट। और टू ऑब्टेन नेशनल परमिट फॉर कॉमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है। और दूसरा लाइसेंस कैसे लगाएगी सरकार, नेशनल परमिट फॉर कॉमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है। जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी अगर आपको परमिशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस फ़ीस देना पड़ेगा। फिफ्थ क्या आ जाएगा, फ़ाइन्स एंड पेनल्टीज़। अब फाइन्स एंड पेनल्टीज़ किस पे इम्पोज करती है गवर्नमेंट, लॉ ब्रेकर्स पे। ठीक है। अगर आपने कोई भी लॉ तोड़ा है तो आप पे फ़ाइन या फिर पेनल्टी लगेगी। फ़ाइन मतलब क्या होता है, इम्पोज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर।
फाइन्स आप पे कब लगाए जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन अगर आपने नहीं किया तो फाइन लगाएंगे, ठीक है। वहीं पे पेनल्टीज़ आर इम्पोज टू जनरेट रेवेन्यू, ठीक है। पेनल्टीज़ क्यों लगाती है सरकार, अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जंपिंग रेड लाइट, तो ये आपका फ़ाइन है, ठीक है। रेड लाइट हो रही है, आप उसमें जंप कर गए, ठीक है, तो आप पे फ़ाइन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने लॉ जो है वो तोड़ा है, ठीक है, कि रेड लाइट में नहीं आना था, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल में, तो आपने लॉ तोड़ा है, तो इसलिए आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। वहीं पे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, अगर आपने जो है टैक्स पे नहीं किया टाइम से, तो ये एक पेनल्टी के अंदर आ जाएगा, तो इससे गवर्नमेंट की जो है रेवेन्यू जनरेट होएगा, ओके। ठीक है, अब गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स गवर्नमेंट को कहाँ से मिलते हैं, गवर्नमेंट रिसीव्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि WTO, IMF, ठीक है, और जितनी भी फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनसे गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स जो है वो गवर्नमेंट रिसीव कर सकती है, गवर्नमेंट को रिसीव होते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट को कभी कभी इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज़ भी जो है मनी गिफ्ट मनी दे देती है, तो वो गिफ्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर जैसे ग्रांट्स रिसीव हुए हैं गवर्नमेंट को, रिसीव ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस या फिर फ्लड्स और वॉर्स, तो वो फिर फिक्स नहीं होता है, ठीक है, तो वो कभी कभी देती है सरकार, कोई नहीं भी देती है फॉरेन गवर्नमेंट्स, ठीक है। एंड ये जो गिफ्ट मनी ये भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। सेवेंथ नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा एसचीट्स, ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो सॉरी, ठीक है। एसचीट्स, क्लेम ऑफ गवर्नमेंट, एसचीट्स क्या होते हैं कि क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और अ विल, ठीक है। यानी कि अगर किसी इंसान ने जो है कोई भी लीगल हायर या फिर विल अपनी किसी के नाम नहीं करी है, तो फिर वो जो लेफ्ट आउट प्रॉपर्टी है वो फिर गवर्नमेंट की हो जाती है, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट अपना क्लेम कर देती है, तो उसको अपन एसचीट्स बोलते हैं, ठीक है। एट्थ नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा फोर फीचर्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर फोर फीचर्स, तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज़ विच आर इम्पोज्ड बाय द कोर्ट्स, ठीक है। यानी कि ये क्या है, पेनल्टीज़ है जिनको कोर्ट्स इम्पोज करती है फॉर नॉन कंप्लाइंस ऑफ ऑर्डर्स और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया है या फिर आपने कोई भी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है, ठीक है, कंप्लाइंस मतलब फॉलो नहीं किया, कंप्लाइंस मतलब फॉलो, ठीक है, तो फिर जो कोर्ट है वहाँ पे पेनल्टी लगाएगी, उसको फोर फीचर बोलेंगे, ठीक है। नाइन्थ एंड लास्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा स्पेशल असेसमेंट, ठीक है। व्हाट इज स्पेशल असेसमेंट, इट इज़ द पेमेंट पेड बाय प्रॉपर्टी ओनर्स फॉर द इंक्रीज इन प्रॉपर्टी वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब कहीं पे किसी इंसान की जो है प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी का कोई ओनर है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी करी, ठीक है, या तो रोड डैम का कंस्ट्रक्शन किया या फिर हाईवे वगैरह बनाया, और वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो बढ़ गई, जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई उसका कुछ पार्ट जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है, तो वो स्पेशल असेसमेंट के अंदर आएगा, ओके। ठीक है, अब बजट रिसिप्ट्स के अंदर पहला अपन ने पढ़ लिया रेवेन्यू रिसिप्ट्स, अब दूसरा क्या आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब क्या होता है कि आइदर इंक्रीज इन लायबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट्स, ठीक है। तो ऐसी कैपिटल रिसिप्ट्स जिसमें या तो क्या हुआ हो, लायबिलिटी का इंक्रीज़ हुआ हो या फिर एसेट्स में रिडक्शन हुआ हो, कोई भी सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन, ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि या तो लायबिलिटी में इंक्रीज़ हुआ हो या फिर एसेट्स में रिडक्शन हुआ हो, तो फिर वो किस में आ जाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहीं से अपन डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आइदर और क्रिएट या फिर कॉज अ रिडक्शन, ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है। नाउ आइदर क्रिएट, कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन एसेट्स, ठीक है, ऐसे अपन डेफिनेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। आइदर और क्रिएट और कॉज अ रिडक्शन, ये दो याद रखना है। कैपिटल रिसिप्ट्स जो है वो नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि नॉन रूटीन वाले जो रिसिप्ट्स हैं उनको अपन कैपिटल रिसिप्ट्स में काउंट करेंगे, यानी कि ये डेली नहीं होते हैं, ठीक है, कभी कभी होते हैं। नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रेगुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाते हैं, लोन्स एंड बोरोइंग्स, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है, अगर किसी भी पब्लिक एंटरप्राइज यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी ने अपने शेयर्स किसी को सेल किए हैं तो एसेट्स में रिडक्शन हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। और लोन्स एंड बोरोइंग्स में क्या होता है कि लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, अब गवर्नमेंट को लोन और बोरोइंग्स को रीपे भी करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, तो इसीलिए ये कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। वहीं पे अगर गवर्नमेंट ने किसी से टैक्स रिसीव किया है, ठीक है, तो वो जो है
नहीं आएगा कैपिटल रिसिप्ट में। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ थोड़ी ना हो रही है, यहाँ लाइबिलिटी थोड़ी ना इंक्रीज़ हो रही है, तो इसीलिए ये जो है नहीं आएगा कैपिटल रिसिप्ट्स में टैक्स रिसीव्ड। ठीक है, अब कैपिटल रिसिप्ट्स के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो पहला बोरोविंग्स में क्या होता है कि लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, इसीलिए ये कैपिटल रिसिप्ट्स में आएंगे। सेकंड, रिकवरी ऑफ लोन। ठीक है, और थर्ड, अदर रिसिप्ट्स। तो बोरोविंग्स क्या हो जाएंगी? फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो इसलिए अब उनको रीपे नहीं कर पा रही सरकार, तो उन्होंने क्या किया कि फ़ंड्स रेज कर दिए या फिर लोन ले लिया। ठीक है, किसी से भी ले लिया। ठीक है, अब किन 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 से ले सकती है सरकार लोन या फिर बोरोविंग्स? तो ओपन मार्केट में ले सकती है। ठीक है, पब्लिक से ले सकती है। दूसरा, आरबीआई से ले सकती है। तीसरा, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले सकती है, यूएसए, इंग्लैंड। ठीक है, और एंड फोर्थ, गवर्नमेंट कहाँ से बोरोइंग ले सकती है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, यानी कि वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ। ठीक है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से। सेकेंड सोर्स आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स का, रिकवरी ऑफ लोन। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हो और वो उसने रीपे किया हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स लोन टू स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर यूटीज़। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ या फिर स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने लोन दिया हो और फिर वो वापस रीपे करने आए हो, तो इससे क्या होता है कि एसेट्स कम हो गई। ठीक है, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा। नाउ अदर रिसिप्ट्स में क्या क्या आ जाएगा? डिसइन्वेस्टमेंट है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट की जो पीएसयूज़ हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं गवर्नमेंट की, उसका कोई भी उनके जो भी शेयर्स हैं या तो उनको पूरा ही बेच दिया या फिर उनका कुछ पार्ट अगर सरकार ने बेचा है प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, ठीक है, प्राइवेट फर्म्स को अगर सेल किया है, तो वो किस में आ जाएगा? डिसइन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके, समझ आ गया होगा कि सेलिंग पार्ट या फिर होल शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि इक्विटी शेयर्स को अगर आप सेल कर रहे हो तो आपकी जो एसेट्स है वो कम हो गई। ठीक है, एसेट्स का कम होना यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा अदर रिसिप्ट्स में? स्मॉल सेविंग्स, फंड्स रेज्ड फ्रॉम पब्लिक, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स या फिर किसान विकास पत्र। तो इन सब से क्या होता है कि लाइबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, स्मॉल सेविंग्स यानी कि सरकार ने जो है पब्लिक के थ्रू अगर फंड्स रेज किए हैं, ठीक है, पब्लिक से लोन लिया है जैसे कि पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से या फिर किसान विकास पत्र से, तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा है? लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट को वापस से रीपे भी करना होगा, तो इसलिए ये भी कैपिटल रिसिप्ट्स में आएंगे। ठीक है, अब कैपिटल रिसिप्ट्स के दो टाइप्स और आते हैं। कौन कौन से? पहला आता है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स एंड दूसरा आता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। अब डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती हैं? जो कि क्रिएट करती हैं डेट फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि नेट बोरोइंग्स। ठीक है, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया है, बोरो किया है मनी, तो फिर डेट क्रिएट हो गया ना, आपने लोन लिया है। ठीक है, उधार है, राइट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स में कौन कौन से आ जाएंगी? कैपिटल रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट डेट या फिर लाइबिलिटी, जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन में आपने कोई भी डेट क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, आपको वापस से लोन मिल रहा है, तो डेट क्रिएट कैसे हो रहा है? तो इसीलिए ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आएगा। और डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि जब आप अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का कोई भी शेयर्स या तो पूरे या फिर उनका कोई पार्ट सेल कर रहे हो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, तो इसमें भी कोई डेट क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आएंगे। बजट रिसिप्ट्स अपन ने पढ़ लिए हैं। बजट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। ठीक है, फिस्कल ईयर के दौरान जितने भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होंगे सरकार के, ठीक है, एक साल में, उनको अपन बजट एक्सपेंडिचर में पढ़ते हैं। ठीक है, सरकार कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेगी, कहाँ कहाँ पे सरकार पैसे लगाएंगी। ठीक है, तो पहला आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि डेली जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ वाले खर्चे करेंगी सरकार, वो आ जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, रेवेन्यू है, नाम से ही पता चल रहा है, रेकरिंग इन नेचर है। ठीक है, रिपीटिंग इन नेचर है, रेगुलर इन नेचर है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर्स विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि ना तो सरकार की गवर्नमेंट की एसेट्स में कोई इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही लाइबिलिटी में कोई रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ना तो एसेट्स बढ़ रही हैं और ना ही लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं। सेटिस्फाइज बोथ कंडीशन। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, नाइदर मतलब ना तो क्रिएट हो रही है कोई भी एसेट और नॉर यानी कि ना ही कोई रिडक्शन हो रहा है लाइबिलिटी में। ठीक है,
इसके एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे, पेमेंट ऑफ सैलरीज, सरकार पैसे दे रही है, ठीक है। पेमेंट ऑफ सैलरीज में क्या हो रहा है कि ठीक है आपने पेमेंट करी है, ठीक है, आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो इसमें एसेट्स का कोई रिडक्शन तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। वहीं पे आप किसी को पेंशन दे रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, या फिर आप ग्रांट्स दे रहे हो स्टेट को, तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी आपकी एसेट्स तो क्रिएट हो नहीं रही है, ठीक है। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। हाँ, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर जैसे सरकार ने किसी को किसी भी स्टेट को ग्रांट दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि एसेट्स, अब वो जो सरकार है वहाँ पे एसेट्स को क्रिएट करेंगी, ठीक है, तो वो बाद में करेगी ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी अगर हमने जो ग्रांट दिया है उससे हमारी एसेट्स में इंक्रीज़ नहीं हो रहा ना, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। चलो, अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो पहली कंडीशन कौन सी है कि एसेट्स में रिडक्शन नहीं होना चाहिए, तभी हम काउंट करेंगे। तो वहीं पे अगर अमाउंट स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी एसेट्स क्रिएट हो रही है, आप मेट्रो का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो ये सरकार की एसेट है, ये क्रिएट हो रही है, तो इसीलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एसेट्स जो है वो क्रिएट हो रही है, लेकिन हमें एसेट्स क्रिएट नहीं करनी है। सेकंड क्या आ जाएगा, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है। अगर आप रीपे कर रहे हो बोरोइंग्स जो आपने ली थी, तो आपकी लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, लेकिन हमें तो लाइबिलिटीज़ कम नहीं करवानी, तभी जाके तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो इसीलिए रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स को अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपिटल है, यानी कि नॉन रिकरिंग इन नेचर है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रेगुलर, ठीक है, हम एक ही बार करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एन एसेट और कॉज अ रिडक्शन इन लाइबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि या तो क्या हो रहा होगा, एसेट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही होंगी, या तो एसेट्स इंक्रीज़ हो रही होंगी या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही होगी, दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा होगा। सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन, ठीक है, जब भी आइदर और आएगा कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, और जब भी नाइदर नॉर आएगा वहाँ पे दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, लोन्स टू स्टेट्स एंड यूटीज़, ठीक है, सरकार ने लोन दिया है। एक्सपेंडिचर ऑन मेट्रो, ठीक है, मेट्रो में आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, एसेट्स आपकी बढ़ रही है, ठीक है, तो इसीलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। बिल्डिंग रोड्स, फ्लाईओवर्स, फैक्ट्रीज़, ठीक है, ये सब किस में आ रहा है, एक्सपेंडिचर में ही आ रहा है, ठीक है। तो एसेट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है रोड्स, बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी, तो एसेट बढ़ गई, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि लाइबिलिटी कम हो रही है, तो इसीलिए ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। वहीं पे अगर अपन बात करें अमाउंट पेड ऑन सैलरीज़, तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी एसेट्स बढ़ ही नहीं रही है, तो इसलिए अपन इसको काउंट नहीं करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सपेंडिचर अगर आप मेट्रो में कर रहे हो, रोड्स, फ्लाईओवर्स में कर रहे हो, तो एसेट्स इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई एसेट्स इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन मेट्रो को अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे, और अमाउंट पेड ऑन सैलरीज़ को अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।